हेलो ऑल, मैं श्रुति सुल्तानपुरे विधिक शिक्षा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए आज कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। अगर आप महिला हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी वीडियो है, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है ना। देखिए, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपने वीडियो की। महिला को शक्ति कहा जाता है और शक्ति ज्ञान से ही आती है, मतलब बौद्धिक शक्ति की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान है तो आप अपने आप को शक्तिशाली समझ सकते हैं। ठीक है, वेलकम टू द लेक्चर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है 8 लीगल राइट्स एवरी इंडियन वुमेन हैज़ बट वॉज नेवर टॉट। 8 ऐसे अधिकार जो हर महिला के पास होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पता नहीं होता है उन अधिकारों के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कौन से अधिकार हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। अब मैंने कहा था अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि अधिकार आपसे जुड़े हुए ही हैं, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप आपके घर में रहने वाली महिलाओं को समझा सकते हैं। आप देखो, एक व्यक्ति का अगर लीगल राइट है तो दूसरे व्यक्ति का लीगल ड्यूटी बन जाती है वो। अगर महिलाओं के अधिकार हैं तो पुरुषों की वो लीगल ड्यूटी है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें और उनको बनाए रखें, और बनाए रखने में मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो क्या 8 अधिकार हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला अधिकार है द ज्वेलरी मस्ट टू यू एंड योर्स। देखिए, स्त्री धन आपने कभी सुना होगा, स्त्री धन के बारे में। स्त्री धन बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत पावरफुल शब्द है। स्त्री धन क्या होता है? देखिए, स्त्री धन में ज्वेलरी, कैश, गिफ्ट, लैंड, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि बर्तन भी, जितने यूटेंसिल्स, कपड़े तक अगर आपको किसी ने गिफ्ट किए हैं, आप महिला हैं, आपको किसी ने, चाहे वो शादी के पहले किए हो जब आप कुंवारे थे, है ना, चाहे शादी के दौरान किए हो, मतलब जब आप, जो मेहमान आपकी शादी अटेंड करने के लिए आए हैं और उन्होंने जो आपको गिफ्ट दिए, चाहे वो कपड़ा ही क्यों ना हो, या शादी के बाद आपको किसी ने गिफ्ट किए हैं, आपके माता पिता ने आपको, आप राखी पर घर गए, आपको गिफ्ट किया, है ना, आपको आपकी मम्मी ने गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करी। ये सारी चीज़ें जो है वो स्त्री धन, वो आपका अपना है और सिर्फ आपका ही है वो, है ना। इट ओनली बिलोंग्स टू यू। ना तो आपके हस्बैंड और ना ही इन लॉस इस पर कोई भी डिमांड कर सकते हैं, उनका कोई हक नहीं होता है। और अगर आपने अपनी ज्वेलरी या कोई भी चीज़, प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ज्वेलरी है, स्त्री धन है आपका, आपने अगर अपने हस्बैंड या इन लॉस को रखने के लिए दिया है और वो बाद में देने से अगर इनकार करते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, पनिशेबल है। आपको पता होना चाहिए। स्त्री धन छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत पावरफुल है। हर एक महिला को इसके बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली आप अगर शादीशुदा हैं तो। ठीक है, चलिए देखिए, अगर लीगल बेसिस जाने तो सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यहाँ पर इस स्त्री धन के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट में दिया हुआ है स्त्री धन के बारे में। ठीक है, वहाँ पर भी यही कहा गया है, ज्वेलरी, कैश, गिफ्ट, प्रॉपर्टी में कुछ भी आ गया, लैंड है, प्लॉट है, मकान है, जो भी आपको दिया हुआ है, यहाँ तक कि बर्तन भी, मैंने बताया ना, बर्तन तक और कपड़े भी, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपके अलावा इस पर किसी का कोई हक नहीं है, आपके हस्बैंड का भी कोई हक नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसी एक्ट में एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। अगर आपको, सपोज आपको आपके पिता ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, है ना, एक प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट करी, लेकिन उसमें एक क्लॉज डाल दिया, प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट करी और उसमें एक क्लॉज डाल दिया है कि ये एक्स हाउस, ये मेरा एक्स हाउस मेरी बेटी के जीवन काल तक उसका होगा, या उसके जीवन काल तक वो उसमें रह सकती है, उसके बाद मेरे बेटे का हो जाएगा या मेरे पोते का हो जाएगा, जो भी आगे XYZ लिखा है। मतलब एक एक्सेप्शनल क्लॉज के साथ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है
तो आप पर उसका एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है जैसा बाकी चीज़ों पर होता है। एक्सक्लूसिव राइट नहीं होगा, लेकिन होगा कब तक? आपके जीवन काल तक। ठीक है, आपके जीवन काल तक। अगर पिताजी ने ऐसा कह दिया कि जीवन काल तक वो इसमें रह सकती है, इस घर में, इसके बाद ये घर मेरे बेटे का हो जाएगा, तो आपके जिंदा रहने तक तो वो आपका है, लेकिन आपके जाने के बाद आपके भाई को चला जाएगा। अब एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, मतलब अगर किसी भी चीज़ का आपको फुल राइट होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है, तो आप उसका कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपको ज्वेलरी मिली है, आपका स्त्री धन है, आप बेच सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं उसका, क्योंकि आप एक्सक्लूसिव ऑनर हो उसके। लेकिन जब आप एक्सक्लूसिव ऑनर नहीं हो, किसी कंडीशन के साथ आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है, तब आपको क्या कहा गया है कि इस घर में आप रह सकते हो अपने जीवन काल तक। तो सिर्फ आप रह सकते हो उस घर में, आप उस घर को बेच नहीं सकते या उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते। सिर्फ इनहेबिटेशन के लिए जितना ज़रूरी है उतनी मरम्मत करवा सकते हैं, जो जनरली हम करवाते हैं। किराए के घर में भी ये तो हम करवाते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आगे राइट जो आपके भाई को जाने वाला है, जो अधिकार उसको जाने वाला है, उसके अधिकार का हनन हो। ठीक है, तो ये है स्त्री धन, आपका पहला अधिकार। दूसरा अधिकार देखिए आपका क्या है। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट दे कैन क्वेश्चन। व्हाट? कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखो, अब 250 ग्राम टू 500 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, अभी गोल्ड बहुत कीमती है इस समय। सबसे ज्यादा कीमती क्या है? पेट्रोल, गैस, गोल्ड, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। लेकिन आपको ये बात पता है कि इनकम टैक्स आपके घर में अगर रेट डालता है तो वो आपसे हर एक चीज़ का बिल पूछता है। आपने एसी खरीदा, इसका बिल है ना, आपके घर में गोल्ड है आपका रखा हुआ, उसका बिल, तो आपसे बिल मांगा जाता है कि आपने गोल्ड ज्वेलरी जो पहन कर रखी है इसका बिल दिखाइए। हर चीज़ आपने अगर रेड मूवी देखी है तो आपको ये बात और अच्छे से पता होगी। ठीक है, लेकिन वो कब आपसे नहीं कुछ बोल सकते? अगर आप महिला हैं तो। अगर आप कुंवारी हैं, है ना, मतलब आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप 500 ग्राम तक गोल्ड घर में रख सकती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकते, कोई बिल नहीं मांगेंगे, यह आपका कानूनी अधिकार है। दूसरा, अगर आप शादीशुदा हैं, है ना, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप 500 ग्राम तक गोल्ड को घर में रख सकते हैं बिना किसी बिल के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, इसके लिए आपको कभी भी वो हरास नहीं कर सकता है। आपका कानूनी अधिकार है, इसे जानिए और सतर्क रहिए। ठीक है, सतर्क और सेफ दोनों, समझे आप। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल नहीं कर सकता है। अगर आप महिला हैं, 500 ग्राम तक गोल्ड अगर आप सिंगल हैं, 250 ग्राम तक गोल्ड अगर आप सिंगल हैं, 500 ग्राम तक गोल्ड अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई बिल आपसे नहीं मांगा जाएगा। सिमिलरली गोल्ड के बारे में, अगर आप एक साल या उससे ज्यादा से अगर आप विदेश में रह रही हैं, इफ यू आर लिविंग abroad for more than 1 year, you can bring gold। आप वहाँ से गोल्ड ला सकते हैं। सपोज आप दुबई में हैं, दुबई तो गोल्ड के लिए फेमस है, आप दुबई में रह रहे हैं 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो आप 40 ग्राम तक गोल्ड, आपको पता है कि विदेशों से इंडिया में गोल्ड लाने को लेकर कितना सारा, है ना, इफ्स एंड बट्स हैं, ड्यूटी लगती है और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स साथ में लगते हैं उसके। लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा से बाहर रह रहे हैं तो कोई इफ एंड बट नहीं है, आप 40 ग्राम तक गोल्ड इंडिया में ला सकते हो, है ना। आप भारत में 40 ग्राम तक गोल्ड ला सकते हो, लेकिन सिर्फ ज्वेलरी के फॉर्म में होना चाहिए। आप कॉइन नहीं ला सकते, आप बार नहीं ला सकते। आप सोचो 40 ग्राम तक ले जा सकते हैं तो कॉइन लेकर जाते हैं, कॉइन और बार नहीं ले जा सकते। सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी अलाउड है अगर आप महिला हैं तो। पुरुषों के लिए ये नहीं है छूट। अगर आप महिला हैं, 1 साल से ज़्यादा अब्रॉड में रह रही हैं, तो 40 ग्राम तक गोल्ड आप भारत ला सकती है, लेकिन सिर्फ ज्वेलरी के फॉर्म में होना चाहिए। कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी फ्री रहेगा ये। लेकिन यहाँ पर आपको बिल वगैरह संभाल कर रखने हैं।
है ना, कस्टम ऑफिसर्स को आपको दिखाने रहेंगे। जैसे इंडिया में आप 250 या 500 ग्राम गोल्ड रख सकते हो, लेकिन आप बाहर से ला रहे हो तो आपको बिल बताना पड़ेगा कि 40 ग्राम गोल्ड है आपके पास, कहाँ से आया, कैसे आपने ज्वेलरी बनवाई, कहाँ से बनवाई, वो डिटेल्स उनको दिखानी पड़ेगी। ठीक। देन आपका फोर्थ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिकार है ये मदरहुड। अगर आप मॉम हैं, है ना, अगर आप माँ हैं या माँ बनने वाली हैं और आप वर्किंग मॉम हैं, अगर आप कहीं पर काम कर रही हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पेड मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए पेड मैटरनिटी लीव्स मिलती है कब कब, कैसी कैसी लीव मिलती है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, टोटल 26 वीक की लीव मिलती है पेड, जिसमें से 12 हफ्ते पहले आप प्री डिलीवरी ले सकते हो। मतलब टोटल 26 हफ्ते की आपको मिलेगी, लेकिन आप डिलीवरी से पहले लेना चाहते हो अगर, तो 12 हफ्ते पहले, 12 वीक्स पहले आप ले सकते हो, प्री डिलीवरी मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन ये भी सिर्फ 2 बच्चों तक ही, 2 बच्चों तक ही। शुरू के जो 2 बच्चे हैं आपके, उन तक आपको पेड लीव मिलेगी 26 वीक की। लेकिन उसके बाद थर्ड चाइल्ड है आपका, तीसरा बच्चा, या फिर आप जो है अडॉप्टिव मॉम है, आपने अडॉप्ट किया है बच्चा, या सेरोगेसी की है आपने, इन तीनों ही केसेस में आप सेरोगेट मदर हैं, अडॉप्टिव मॉम हैं, अगर आप तीसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, तो यही 26 हफ्ते घट के 12 हफ्ते में बदल जाएंगे, जिसमें 6 हफ्ते जो है वो प्री डिलीवरी रहेगा, प्री डिलीवरी रहेगा। ठीक है, 26 हफ्ते पहले, इसके बाद इन सारी कंडीशंस में 12 हफ्ते और 6 हफ्ते प्री डिलीवरी रहेगा। वहीं अगर टेस्ट ट्यूब बेबी है, मतलब सोचिए हमारे लॉ ने कितना प्रोटेक्ट करके रखा है मदरहुड को, आप समझ रहे हैं, हर एक चीज इन्वॉल्व है इसमें, एक बच्चे से लगाकर टेस्ट ट्यूब बेबी तक हर चीज। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी है तो 2 हफ्ते की मिलती है आपको छुट्टी। ठीक है, अब इसमें देखिए, प्री डिलीवरी में अडॉप्शन किया है तो जरूरत नहीं है, सेरोगेसी है या थर्ड चाइल्ड है तो आपको प्री डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी। अगर टेस्ट ट्यूब है तो 2 हफ्ते की मिलेगी आपको छुट्टी। और वहीं अगर आप का अबॉर्शन आप करवा लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन है ना, मेडिकल टर्मिनेशन, आप अबॉर्शन अगर करवा लेते हैं या आपका मिसकैरेज हो जाता है, तब भी आपको 3 हफ्तों के लिए लीव दी जाएगी फॉर रेस्ट। ठीक है, 3 हफ्तों के लिए आपको लीव दी जाएगी फॉर रेस्ट। और ये ध्यान रखिए, ये कहीं पर भी, सपोज करिए आप किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं और आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हो और आप पेड लीव मांगते हैं, है ना, मैटरनिटी लीव अगर आप मांगते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हें पेड लीव नहीं देते, लीव तो दे देंगे आपको लेकिन हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो नो योर राइट्स, है ना, नो योर राइट्स, आपको पता होना चाहिए। आप परमानेंट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, डेली बेसिस पर हो, आप किसी भी रूप में अगर काम कर रहे हो वहाँ पर, तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है वो आपको पेड लीव देंगे ही। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको पेड लीव नहीं मिलेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं। क्लियर? चलिए, ये सारे बेनिफिट्स जिस लॉ में हमें देखने को मिलते हैं वो है मैटरनिटी एक्ट 1961। मैटरनिटी एक्ट 1961 में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज योर फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट राइट। Move on to the fifth right. You can't be arrested at night not easily. अगर आपको कोई धमका रहा है, आप महिला हैं, आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है और कह रहा है, पुलिस वाले अगर आपको कॉल करके कह रहे हैं, आजकल फेक कॉल बहुत आने लग गए हैं, और नॉर्मली भी अगर पुलिस ऑफिसर आपको डरा रहे हैं कि हम आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए, किसी भी महिला को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये जनरल रूल है।
अंडर सेक्शन 43 क्लॉज 5 BNSS हमारा आपराधिक कानून कहता है कि किसी भी महिला को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मतलब शाम से लगाकर अगले दिन सुबह तक, रात के पहर में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर, अब यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, अगर यहाँ पर अरेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है भी, तब भी दो कंडीशंस है उसके लिए। सबसे पहला कि आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, है ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सबसे पहले रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। ओरल परमिशन से भी काम नहीं चलेगा कि आपने फ़ोन पे पूछ लिया हम अरेस्ट कर लें, नहीं, रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो रिटर्न परमिशन दे देंगे तब आप अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक महिला को सिर्फ एक महिला पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है, पुरुष पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकते। वैसे 24 घंटे में कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्पेशली रात के समय एक महिला पुलिस ऑफिसर ही एक महिला को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कल अगर आपको कोई डराए धमकाए या आपको इंटिमिडेट करने की, किसी भी तरीके से डराने धमकाने की कोशिश करे, आप घबराइए नहीं, अपने लीगल अधिकारों को जानिए और सतर्क रहिए। बिफोर, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कोई अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन के, और करेंगे भी तो सिर्फ महिला पुलिस ऑफिसर ही। चलिए, मूविंग ऑन टू द 6th, है ना। देखिए, अब नाइट शिफ्ट्स कम विथ कंडीशंस। नाइट शिफ्ट जो है, आपको नाइट शिफ्ट करना है, बिल्कुल करिए, कोई समस्या नहीं है नाइट शिफ्ट में। लेकिन नाइट शिफ्ट जो है आपकी खुद की शर्तों पर होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयर बिना आपसे कंसेंट लिए, बिना आपसे पूछे आपको नाइट शिफ्ट में अचानक नहीं डाल सकते हैं। नाइट शिफ्ट के लिए आपकी कंसेंट इज़ द की, आपकी सहमति ही इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सहमति। जब तक आप खुद कंसेंट नहीं देंगे आपको नाइट शिफ्ट में नहीं डाला जा सकता। आप अपनी मर्जी से कोई नाइट शिफ्ट का जॉब करना चाहते हैं तो अलग बात है ना, सहमति बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपकी सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। साथ में सेफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपको अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप महिला हैं, नाइट शिफ्ट में हैं और आपको अपने खुद के पर्सनल व्हीकल से आना जाना पड़ता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि ये आपका लीगल राइट है और हर एम्प्लॉयर की ड्यूटी है आपको सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना। घर से लेकर ऑफिस तक जाना, रात में आपकी शिफ्ट खत्म होने के बाद ऑफिस से वापस घर छोड़ना आपका अधिकार है। ठीक है, तो आज ही आपके अधिकार के लिए आवाज उठाइए। सिक्योरिटी आपकी टॉप नॉच प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वर्क प्लेस मैकेनिज्म, माहौल भी काम का ऐसा होना चाहिए जो कि सेफ्टी से भरा पूरा हो। ठीक है, आपने पॉश एक्ट के बारे में सुना होगा ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्शन। माहौल ऐसा होना चाहिए आपकी काम करने वाली जगह का जहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट ऐसा कुछ भी नहीं हो, सेफ्टी से भरा हुआ माहौल होना चाहिए। ठीक है, अब ये कब इम्प्लीमेंट होगा? जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी हों। जिस जगह पर 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ पर पॉश एक्ट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। देखो, एक कंप्लेंट रीएड्रेसल मैकेनिज्म बनाना बहुत ज़रूरी है ऐसी कंपनी में जहां 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं विदिन 30 डेज। आप इस मैकेनिज्म में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं विदिन 30 डेज और आपका जो भी मैटर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अपने हक को जानिए और समझिए। देन फाइनेंशियल सपोर्ट इज योर लीगल राइट। ठीक है, आप शादी में हैं, आप, है ना, सेपरेट हो गई अपने हस्बैंड से, आपने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया है, दोनों ही कंडीशन में मेंटेनेंस इज योर लीगल राइट। मेंटेनेंस आपका कानूनी अधिकार है, लेकिन हाँ उसका दुरुपयोग न करें, है ना। महिलाएं हैं, बीइंग अ वुमेन, मैं आपसे कहना चाहूँगी कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपको मेंटेनेंस आपका लीगल अधिकार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्या बातें हैं जो कंसिडर किया जाती है? देखो, इनकम,
आपकी और आपके हस्बैंड की, जिनसे आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं, आप अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस मांग रहे हैं, आपकी इनकम और उनकी इनकम दोनों, लाइफस्टाइल, नीड्स, अर्निंग कैपेसिटी, सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही तय किया जाता है कि कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन मेंटेनेंस आपका कानूनी अधिकार है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके लिए जो सेक्शन है 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेंटेनेंस के बारे में दिया है। इसके अलावा BNSS में भी मेंटेनेंस के बारे में पूरा प्रोसीजर दिया है, कौन मांग सकता है, कितना दिया जा सकता है, किस मजिस्ट्रेट के सामने लगाया जाएगा, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने लगाया जाता है, पिता से मांगा जा सकता है, लिजिटिमेट इलिजिटिमेट बच्चे दोनों मांग सकते हैं। अगर आप पत्नी हैं, आप अपने पति से मांग सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता हैं, वो भी अपने बेटे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो बीइंग अ वुमन आपका लीगल राइट है टू मेंटेन, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये 100% पता होना चाहिए, 2005 के अमेंडमेंट के बाद से अब एक प्रॉपर्टी में, मतलब पिता की संपत्ति में जितना हक पुत्र का है, सन का है, उतना ही डॉटर का भी है। आपको ये कहकर नहीं कोई टाल सकता है कि अरे आपकी शादी कर दी, उस शादी में इतना खर्चा हुआ था, आपको XYZ दहेज दिया गया था 5 लाख या 10 लाख, तो संपत्ति में अब हक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी संपत्ति बेटे के पास जाएगी। ऐसा नहीं है। 2005 के अमेंडमेंट के बाद से अब जितना हक पिता की संपत्ति में बेटे का है, उतना ही हक बेटी का भी है, ठीक है। सेम राइट एज अ सन, मैरिज डज नॉट बाय इटसेल्फ टेक अवे द डॉटर्स स्टेट इनहेरिटेंस राइट। ये ध्यान रखिए अच्छे से। अगर आपकी शादी हो गई है तो सिर्फ शादी होने से ही आपका आपके पिता की संपत्ति में हक खत्म नहीं हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखिए। आप बायोलॉजिकल डॉटर हैं तब भी आपका हक है, अगर आप अडॉप्टिव डॉटर हैं तब भी आपका उतना ही हक है। सिर्फ इसलिए कि आपको अडॉप्ट किया गया है, आपका हक पुत्र से कम होगा, बेटे से कम होगा, ऐसा नहीं है। जितना हक आपके भाई का है, उतना ही हक आपका भी है। किसी भी कारण से आप अपनी इच्छा से अपना हक छोड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी गलत फहमी में, गलत नॉलेज के तहत, किसी भी दबाव में आप अपना हक नहीं छोड़िए, है ना। इसीलिए एंड में मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी, नारी को शक्ति कहा जाता है और शक्ति हमेशा नॉलेज से आती है, ज्ञान से आती है। तो अपने लीगल अधिकारों को जानिए, है ना, और शक्ति से भरपूर रहिए। इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए अपने अधिकारों को लेकर तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।